हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज हम सईद नकवी साहब से बहुत कुछ समझेंगे। दुनिया के ऐसे वाकयात तेजी से हो रहे हैं दुनिया के अंदर कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो चूंकि खबरों के बारे में जब गौर किया जाए तो उसमें उसकी वजह होती है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नतीजा क्या होना है, कुछ ताकतें इसके नतीजे में क्या कुछ चाहती हैं, इस पर भी गौर किया जाता है। और जो लोग नजदीक से वाकयात को देखते हैं उस तरह से भी गौर करते हैं। और सईद नकवी साहब हमेशा कहते हैं कि जब कोई खबर सुनो तो उस पर शक करो, शक करने के बाद ही उसकी तहकीक शुरू होगी, उसको समझने के लिए जहन खुलेगा। आज हम जिस पर बात करेंगे, अमेरिका में न्यूयॉर्क में सलमान रश्दी जो शैतानिक वर्सेस यानी शैतानी आयात का राइटर हैं, उन पर हमला हुआ है। वो एक बहुत बड़ा वाकया है और आज के अखबारात में जो तस्वीर छपी है उसमें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि ये तस्वीर छपी क्यों है, लेकिन गौर से देखने में लगता है कि ये दीवार पर कुछ खून के निशान हैं, छींटे हैं, इसकी वजह से ये बड़ी तस्वीर बनी है। इसको हम समझेंगे कि आखिर ये वाकया क्या है, क्यों है, इसका क्या मकासद हो सकते हैं। उसके अलावा अल-कायदा के लीडर अयमन जवाहिरी के कत्ल का जो एक दावा किया गया था अमेरिका के जरिए कि उन्होंने ड्रोन के जरिए एक महल्ले में हक्कानी की फैमिली के किसी घर में कत्ल किया है, उस पर अब भी ऐसे खबरें आ रही हैं कि तालिबान ने भी उस पर शक जाहिर किया है, रूस ने भी शक जाहिर किया है। उस पर बात करेंगे। और अब से पहले सईद नकवी साहब कह चुके हैं कि मुझे यकीन नहीं है, इस पर बात थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील का मसौदा तैयार हो चुका है, ऐसी खबरें आई हैं। और इसके साथ साथ ईरान न्यूक्लियर डील में क्या कुछ होने वाला है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा ताइवान के सिलसिले में अमेरिका और चीन का टकराव क्या कुछ है, कहां पहुंचा, उस पर भी हम बात करेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया, आप हमें वक्त दे देते हैं, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको बहुत पसंद करते हैं लोग, मुसलसल कमेंट्स में लिखते हैं। आप ये बताइए कि जो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो सलमान रुश्दी के खिलाफ जो एक फतवा था, ये कहा जा रहा है कि शायद उसी के नतीजे में न्यूयॉर्क में ये हमला हुआ है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? उस फतवे को कोई 30 साल हो गए। मेरे ख्याल में कोई भी कयास लगाना इस वक्त प्रीमेच्योर होगा। किस्सा बहुत अफसोसनाक है। सुना है कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। वो लाइफ सपोर्ट पे हैं तकरीबन, यानी उनको ब्रीदिंग में दिक्कत है, लिहाजा उनको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ये अच्छे सिग्नल्स नहीं है। एक उस आदमी के लिए 75 साल का था, लेकिन फिर भी अभी उसमें बहुत सी जान थी लिखने के लिए। देखिए, ये सैटेनिक वर्सेस का जो मामला है उस पे हम जरा सा आ जाएं। ये कैसे मामला खड़ा हुआ? कोई 9 करोड़, अगर मैं शायद आप मेरे इस फिगर को करेक्ट कर ले, 9 करोड़ का एडवांस मिला था सलमान रुश्दी को ये किताब लिखने के लिए नौ पब्लिशर करोड़ से। हिंदुस्तानी रुपया या डॉलर? जी 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 जी। भाई, 9 करोड़ डॉलर तो फिर कयामत हो जाएगी। 9 करोड़ मेरे ख्याल में हिंदुस्तानी रुपये बहुत है भाई। जी जी। तो 9 करोड़ का जब एडवांस होता है तो उसकी प्री पब्लिसिटी, वो पब्लिक जो जो पब्लिश कर रहा है, जो पब्लिशिंग हाउस है, उसके हाथ में होती। वो आप ऐसे ही औने पौने उसकी पब्लिसिटी नहीं कर सकते। एक बाकायदा किताब आई है, दी दी सलमान रश्दी फाइल। अगर आप इस मुकदमे को देखना चाहें तो देखने के काबिल है। मेरे पास थी, अब पता नहीं है कि नहीं। ये उन दिनों में एक इंडिया टुडे में एक फीचर राइटर थी, उनका नाम था मधु जैन।
मधु जैन लंदन में थी और वो अफसाना ये बताया जाता है, बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि जब वो जा रही थी लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट वापस, तो रास्ते में उनकी मुलाकात तय हो चुकी थी, सलमान रश्दी से हुई। सलमान रश्दी ने उनको वो पेजेस दिए जो कि कंट्रोवर्शियल थे, जिसके बारे में कि मैं बात भी करना इस वक्त गलत समझूंगा। बहरहाल जिसमें कि रसूलुल्लाह के शख्सियत के ऊपर बहुत ही भद्दा किस्म का एक एक तस्वीर पेश की थी सलमान ने। क्यों की थी ये मुझे नहीं मालूम, बहरहाल वो क्यों भी बता दूंगा अगर वक्त हुआ तो। ये वो जमाना है 1987 का कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर और इनके ऊपर तमाम प्रेशर्स पड़ रहे हैं। ये उसी जमाने में शाह बानो भी हुआ, उसी जमाने में टेम्पल के लॉक भी खोले गए, उसी जमाने में ये हमारे ये जो थे शहाबुद्दीन साहब, तो ये शहाबुद्दीन ये बहुत आगे आगे थे, मुस्लिम कॉजेस के सरबराह ये थे। वो पेजेस लेके यहां आई और उन्होंने इंडिया टुडे में छापने से पहले रिएक्शन ले लिया शहाबुद्दीन से। ये कहा, शहाबुद्दीन ने बगैर पढ़े हुए एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दे दिया इनके खिलाफ कि किताब बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। उन दिनों में सलमान की, शहाब की, राजीव गांधी इसलिए सुन रहे, शहाब की बहुत सुनते थे वो, शाहबानों में भी शहाब आगे आगे थे। शहाब बहुत नेक आदमी थे, सियासत नहीं जानते थे, इसीलिए ये हरकतें करके बीच में, अगर आपको याद हो, उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये उनका मैदान नहीं है, इसमें बहुत सी गलतियां और कौम का नुकसान हुआ जिसमें, जो कि मैं नहीं कहता उनके ऊपर कोई, क्योंकि निहायत नेक, निहायत शरीफ और ईमानदार आदमी को। खैर, अब वो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। अब वो स्टेटमेंट दे दिया उस वक्त जबकि राजीव गांधी को मुसलमानों की वोट की जरूरत। उन्होंने साहब नाव देखा ना ताओ, उन्होंने किताब बैन कर दी। अच्छा, बैन होने से पहले इसके वो एक्सेप्ट छपे इंडिया टुडे में। अब वो दुनिया को पता चल गया कि वो क्या हो रहा है। मेरा कहना ये, मैं अफसाना क्यों सुना कि अक्सर पब्लिसिटी स्टंट्स बहुत बड़े पैमाने पे बूमरैंग कर जाते हैं। मेरा अभी तक एलिगेशन ये है कि ये, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि इतनी बड़ी एडवांस देने के बाद पब्लिशिंग हाउस पब्लिसिटी करता है, ये नहीं कि ऑथर किसी को खामोशी से वो पेजेस दे दे जो कंट्रोवर्शियल हैं, और वो हिंदुस्तान में उन दिनों में गहमा गहमी हो ही रही थी, उसमें वो आके इनसे सवाल पूछ ले और वो जाहिर है कहेंगे कि इसको बैन कर दो, और वो छपता है सारा उसमें इंडिया टुडे में। ये इसकी इब्तिदा है। और अब ये बैन करना, इसके ऊपर मेरा व्यू जरा सा अलग है। मेरा व्यू, मेरे बहुत अजीज छोटा भाई जिसे मैं मानता था, प्रोफेसर मशीरुल हसन, वो वाइस चांसलर थे जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के, उससे पहले वो प्रो वाइस चांसलर भी थे। उनसे पूछा गया कि आपकी इस किताब के बारे में क्या राय। उन्होंने कहा ये किताब ना पढ़ना चाहिए, आपके ऊपर है, पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन बैन करना जो है ये गलत है, क्योंकि ये फिर पता नहीं चलता कि आप रेड लाइन कहाँ ड्रॉ करें, कौन सी किताबें आप बैन करना शुरू कर दें, आप क्या क्या बैन करना शुरू कर दें। इसलिए उनका ये कहना था कि बहुत बुरा, यानी मैंने तो बाकायदा मज़ामीन लिखे
सलमान के इस उस पे इलस्ट्रेटेड वीकली में कि ये जानते नहीं। बहरहाल अब जनाब इनकी पिटाई हो गई, हमारे मुशीरुल हसन अस्पताल ले जाए गए, लेटे रहे अपने घर में। मैं जाके उनका हाथ पकड़ के देखता था, यानी बाकायदा लोगों ने आके पीटा। अब उस पीटने के पीछे ये जज्बा इस्लाम कितना ज्यादा था, लेकिन मालूम हुआ कि वहां कुछ, जहां मुसलमान होंगे बहुत से, वहां औकाफ भी होंगे। जहां औकाफ होंगे वहां जमीनों का चक्कर होगा, तो जहां जमीनें होंगी वहां आपस में हड़बोंग होगी, कुछ ये मांगेंगे कुछ वो मांगेंगे, ग्रुप बंदी होगी। ये इत्तेफाक से ये हमारी कौम का, मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूं कि यानी इससे कोई बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन कौम का नहीं होता। बहरहाल ये पहलू थे उस अटैक पे। मैं भी यही कहता हूं कि यह अटैक किताब को बंद नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये था कि कोई इदारा ये कह देता कि साहब ये किताब पढ़ने के काबिल नहीं है, हम ये न पढ़ी जाए, इसमें गलाजत है। और ऐसी ऐसी बातें थी जो कि मैंने फिर इलस्ट्रेटेड वीकली के मजबूत लिखी। उसके बाद ये बात, फिर उसके बाद सलमान रश्दी की दुनिया भर में होता क्या है कि जो आप चाहते हैं किताब बैन करने से, देखिए यहां दो डबल खेल हुआ है। आप पब्लिसिटी के लिए आपने किसी को कुछ पेजेस दे दिए जो कि आपको करना नहीं चाहिए था, वो छप के एक कंट्रोवर्सी हो गई। आप चाह रहे थे पब्लिसिटी, वो शुरू हो गई हिंदुस्तान में, और फिर हिंदुस्तान ने उसको बैन कर दिया। जब बैन कर दिया तो हिंदुस्तान में कोई पढ़े ना पढ़े, भाई मैंने तो चुरा के वो किताब पढ़ी, कोई देखूं तो क्या है, तमाम लोगों के पास यहां आ गई। और दुनिया में वो किताब ऐसी बिकी, जबकि वो किताब इतनी ऐसी नहीं थी। सलमान रश्दी ने दरअसल एक ही किताब ऐसी लिखी है जो कि वर्ल्ड क्लास लिटरेचर की है, वो है मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि सलमान की पहली किताब है। मिडनाइट चिल्ड्रन यानी आज जो होने वाला है अगस्त 15, बिल्कुल अगस्त 15 1947 में जो लोग एन उस दिन पैदा हुए, सलमान उनमें से थे। मिडनाइट चिल्ड्रन, ये उसका मकसद यही था, मतलब यही था। तो जबरदस्त किताब है, उसमें तो कोई शक नहीं, बहुत टैलेंटेड आदमी है। लेकिन उसके बाद उस पाए की किताब वो उन्होंने नहीं लिखी। अच्छा ये अच्छा, है। मैं जो समझना चाह रहा हूं, मुझे अंदाज है कि आप और भी बहुत सी चीजें बताएंगे शायद अगले सवाल में। अभी आपको क्या लगता है कि ये जो हमला हुआ न्यूयॉर्क में, और एक लिटरेरी फंक्शन के दौरान हुआ, इसके इसके मकासद क्या हो सकती है, क्या वजह हो सकती है, कौन लोग हैं देखिए जो इसे कर सकते जो भी है वो आई बॉल्स के चक्कर में है। हैं? ऐसी जगह है जहां पब्लिसिटी बेपनाह मिले हम्म तो मिल रही है। हम्म ट्रेजेडी ये है कि एक बहुत ही होनहार राइटर हमारे बीच में, खुदा करे कि वो बच जाए, हम्म हम्म खुदा करे कि वो बच जाए। हालांकि वो उसने जो किताब लिखी थी सैटारिक वर्सेस, उसके कुछ हिस्से अच्छा वो बिल्कुल अननेसेसरी हैं, यानी हम्म उनको आप उसमें से हटा दीजिए तो किताब को कोई जख्मी नहीं करते, आप किताब हम्म और बढ़ जाती है। ये हम्म है क्या? हम्म जनाब अली ये जाता है 1973। 1973 में जो योम किपुर वॉर हुई, उसके बाद एक क्वाड्रुपलिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस हुए और अरब के पास बेपनाह दौलत आ गई। उन दिनों में अगर आप लंदन गए होते तो जनाब आली वहां अरबी में मार्क्स एंड स्पेंसर्स और बड़ी बड़ी दुकानों में अरबी में एडवर्टाइजमेंट्स थे। तमाम होटल्स वहां के, यानी सवॉय और ये जितने भी होटल्स हैं ले लीजिए, वो सब अरबों ने, जीसीसी के अरबों ने ले लिए थे।
रेन देखना चाहते थे। लोग भूल जाते हैं बातें कि ये और एक वहां के जूतों की बहुत मशहूर दुकान है जहां इसके जूते बनते हैं, नाम नाम दिमाग में आ जाएगा। वो सब हर जगह छाया हुआ था, यानी एंटी क्राइस्ट अब घर के अंदर आ गया है। उस वक्त पब्लिशिंग, देखिए पब्लिशिंग भी एक धंधा है। ये देखा गया कि इस वक्त कौन सी किताब चलेगी। तो जनाब हमारे जो जो हिंदुस्तानी थे PS नायपॉल, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अमंग द बिलीवर्स, यानी ईरान क्या रेवोल्यूशन हो चुका था उसको जाके उन्होंने बिल्कुल पंक्चर किया, बिल्कुल डिबंक किया है ईरानियों को, अमंग द बिलीवर्स। फिर ये कि द कन्वर्टेड पीपल एक किताब लिखी। ये बाकायदा ताबड़तोड़ किताबें, पब्लिशिंग हाउसेस। अच्छा, इनमें बहुत ज्यादा ये मैं नहीं कहूंगा कि क्योंकि वो जूइश हैं इसलिए ये कराते हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि पब्लिशिंग हाउस, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, उसमें जूस का, जूइश कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसी जमाने में ये सलमान रश्दी को भी ये एडवांस दिया गया, यानी अब एंटी क्राइस्ट हमारे घर के अंदर आ गया है, अब इसको एक्सपोज करना। ये किस्सा तब से शुरू हुआ है। अच्छा, इसमें इसमें इस बात से मुझे एक चीज महसूस हो रही है। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि पब्लिशर अपने आप सब्जेक्ट तय करके राइटर को एडवांस करते हैं? यानी राइटर का खुद इनिशिएटिव उसमें शुरू में शायद उतना ना हो, बाद में वो उस प्रोजेक्ट पे काम करता है। क्या इस हद तक होता है? बहुत बड़ा राइटर अगर हो तो वो अपनी तसनीफ जाके पेश कर देगा और उसको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अक्सर वही बड़ा राइटर अपने पब्लिशर से मिलेगा कि भाई हम इस पे अगर लिखें तो क्या मार्केट में हल्का क्या होने वाला है। वो पब्लिशर फिर बहस होगी, फिर बाकायदा कमिटीज बनेगी, वो कहेगा हाँ भाई ये तो चल सकती, ये किताब चलेगी। और वो इस तरह से होता। और पब्लिशिंग हाउसेस जो हैं वो आम तौर से उस वक्त ये था कि क्योंकि मुस्लिम्स हैड एंटर्ड लंदन के मार्केट, यानी सुपर मार्केट्स में अरबी में मैंने देखे हैं, मैं था अरबी में। अरे सब लंदन में बाकायदा हाइड पार्क के किनारे पर जो एजवेयर रोड है, वो आज तक भी अरबों के रेस्टोरेंट वहां पर हैं। वो तो खैर अब हैं, हाँ, लेकिन उस जमाने में नए नए जब आए थे तब उन्होंने टेक ओवर कर लिया था डॉर्चेस्टर होटल उनका। ये अरे साहब, ये क्या नाम था इसका, ये स्कॉटलैंड यार्ड जहां जिस बिल्डिंग में है, वो जमीन, और वो जमीन जिसमें वो बनी है वो कुवैत की थी। तो ये एक एक झटका लगा, और उस झटके में पब्लिक, देखिए यूक्रेन में पब्लिसिटी, वहां पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का एक आला वेस्ट के हाथ में हमेशा से रहा है। अच्छा, अब मैं उस पर चलना चाहता हूं। अयमन जवाहिरी के कत्ल की जो बात कही गई, उसमें अब क्या कुछ है? क्योंकि आप एक बार आपने शक जाहिर किया कि मुझे यकीन नहीं आता। अब क्या सूरत हाल है? भाई लीगल टर्म है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है शो मी द बॉडी। हाँ, समझे साहब, शो द हाँ, बॉडी। हाँ, वो हेबियस कॉर्पस न यहां हुआ, न वो उसामा बिन लादेन के जमाने में हुआ। उसको ले जाके कहीं समंदर में कहीं डुबो दिया, था कि नहीं था। बहरहाल वो तो लोग तस्दीक है कि वो शायद उसामा बिन लादेन था। उस पर ड्रामा इतना बड़ा रचा गया था कि जनाब ये अपने ओबामा
हिलरी क्लिंटन, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक बाकायदा एक पोजीशन ग्रुप में बैठे हुए हैं और स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब वो बाकायदा ड्रामा है कि कैसे वो उठे और कैसे वो हेलीकॉप्टर से अंदर गए। अब ये सब पब्लिसिटी का जो मामला तैयार किया गया है वेस्ट में। अब आप एक बात देखेंगे कि यूक्रेन के बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाकी कुव्वतें भी वही करेंगी। ये एक नई चीज शुरू होगी। अल्लाह करे हमारी सरकार भी जागे और एक इंटरनेशनल मीडिया की बात करे, उसमें मैं भी नहीं आऊंगा। तो अहमद जवाहिरी का ये है कि जिस तरह से आपने खुल्लम खुल्ला कासिम सुलेमानी को और उसके साथ जो क्या ये वो इराक की जो ऑर्गेनाइजेशन है हशद शाबी, उसके लीडर को आपने मार दिया, जाके सीधे सीधे ड्रोन से। कुछ लोगों ने देखा, वो लोगों ने देखा, ये लोगों ने देखा नहीं। वो तो आपने बाकायदा इतना बड़ा एक टेलीविजन शो बनाया उसका, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए इस तरह से हम मारते हैं, वो आपने दिखा दिया, हम उससे मुतासर हुए। लेकिन यहाँ किसी को शो दिखाया नहीं गया। सब खुद तालिबान अब तक भी जिनकी वहां हुकूमत है वो भी कह रहे हैं कि अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। अब देखिए, ये वो मुल्क है जहां रशियंस की इंटेलिजेंस हमेशा बहुत आगे रही है। क्यों? क्योंकि रशियंस यहाँ बहुत पहले से, उनसे पहले यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीज थी, उसके बाद फिर रशियंस गए, और उससे पहले भी वहां पे रशियन इंटेलिजेंस का बहुत। वहां के एक मैं नाम भूल रहा हूं, नशाएव कुछ इस तरह का नाम है, उनका स्टेटमेंट है कि ये कहा तो गया है वहां बाइडेन साहब की तरफ से कि इनको मारा गया, लेकिन हमें अभी तक कोई मोतबर इत्तला नहीं मिली है कि ऐसा हुआ है। और ये भी यही कह रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है कि अफगानिस्तान 6 ममालिक से घिरा हुआ है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और ये ताजिकिस्तान, चीन और रूस जरा सा पीछे हट के पाकिस्तान, रूस। इनमें से बाकी जितने ममालिक हैं ईरान से लेके उज्बेकिस्तान तक, इन पे शक नहीं होता कि इनकी एयर स्पेस इन्होंने दी होगी इस एक्शन के लिए। लोग कहते हैं कि किर्गिस्तान में अमेरिकन का कोई एक बेस है जहां से ये जहाज उड़ा, लेकिन उड़ के किस रास्ते से गया? अब ये आके आग गोट बैठ रही है पाकिस्तान के ऊपर कि भाई कहीं से ये तो हो नहीं सकते, क्या ये पाकिस्तान से गया? ये जो नई सरकार आई है, क्योंकि इमरान खान अमरीकियों के बहुत ही खिलाफ थे, लिहाजा फौज ने और पावर्स ने मिलके उनको तो अभी पीछे कर दिया है। हालांकि वो बहुत ज्यादा मकबूल हो रहे हैं लोगों में, लेकिन ये जो नई सरकार है वो अपनी रोटियां अमरीकियों से सेकने में क्या कामयाब हुई है? उन्होंने इमदाद की है इसको गिराने की। इसके अगर किया है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्योंकि ये तालिबान तक की बात पहुंचेगी, ये वो किस तरह से इसको देखेंगे। तो अभी पहली बात सवाल ये है कि क्या ये हुआ? अगर हुआ तो उसकी तस्वीरें कहाँ हैं, उसकी तस्दीक सबूत क्या है? तीसरा, ये कौन सा रास्ता आपने इख्तियार किया जिससे कि आपने जाके उसको वहां मारा? ये बहुत 2-3 ऐसे सवालात हैं जिसमें कि शुबा होता है कि ये हुआ भी कि नहीं। चांसेस ये हैं कि हुआ होगा, लेकिन हम जानते नहीं। अच्छा, चूंकि वक्त जरा कम है, मुझे लगता है आपको भी आपकी मसरूफियत भी है,
ये बताइए कि ईरान न्यूक्लियर डील के कुछ होने के इम्कान हैं या नहीं है, क्योंकि एक लंबे अरसे से बातचीत होती है हर देखिए, बार। ये अभी जब तक कि इसराइल में जान है और इजरायली लॉबी की पकड़ है वॉशिंगटन डीसी में, तब तक ये नहीं होगा। जिस दिन ये हो जाएगा, इसके मानी ये हैं कि इजरायली लॉबी वॉशिंगटन में कमजोर हो गई, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये अभी तक इसको उछाले रखेंगे, क्योंकि उनको ये भी खतरा है कि कहीं अभी उन्होंने खराजी साहब, जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी के बहुत ऊंचे अफसर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम एक स्विच अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर बॉम्ब है, यानी अगर हम चाहें तो हम कल बना लें, लेकिन हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम बनाएं। उनसे पूछा गया कि आप बनाते क्यों नहीं? क्या हमें बनाने की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है? कहने लगा कि ये हमारे पास कैपेसिटी है, यही डिटरेंस है, ये उन्होंने कहा। ये तो ये इनको, अब ये वो खुद एक बहुत बड़े डिप्लोमेट भी हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मैं उनसे मिला था, बल्कि जी आपने तो वो मेरी जी एक उसकी क्लिप दिखाई भी थी जी कि जी मेरी जी खराजी साहब से जब गुफ्तगू हो रही है, वो ये किस्सा है तब का कि आतिश जमा था। जी 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 जी। अच्छा, अभी ताइवान के क्या सूरत हाल है? ताइवान पे जो कुछ गर्मा गर्मी हुई, उसमें अब कहाँ है? कुछ खबरें जरा कम हो गई हैं इस तरफ। देखिए, ताइवान में ये, एक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नैन्सी पेलोसी के शौहर जो हैं, उनके उन स्टॉक्स एंड शेयर्स में इंटरेस्ट है, उन कंपनीज में जिनसे कि ताल्लुकात हैं। ये देखिए, टेक्नोलॉजी और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी और ये वेबसाइट्स, इनमें मैं अपना सबसे पहला एसर लैपटॉप ताइपे से लेके आया था, यानी इसमें वो तब भी बहुत आगे थे। तो अच्छा, था क्या? अरेंजमेंट ये था कि तुम पनपो, तरक्की करो, खूब पैसे बनाओ, खूब दौलतमंद हो जाओ, और वो दौलत जो है वो इन्वेस्ट होगी मेनलैंड चाइना में। ये अरेंजमेंट अभी तक चल रहा था, जब तक कि ये खलिश होने लगी कि अब इस पे यहाँ भी, क्योंकि चाइना राइज चाइना हो रहा है, तो रूस को यहाँ पकड़ो, यूक्रेन में इनको यहाँ दबाओ, है क्या? वो कहते हैं साहब ने, हम ये कहीं तो वहां, लेकिन हमारी रीजनल पॉलिसी नहीं बदली। क्या मतलब है? रीजनल पॉलिसी ये है कि वन चाइना, यानी जब आपने चाइनीज, जबकि चांग शेक की सीट्स जो थी यूएन में, वो आपने उनसे लेके बेजिंग को दे दी, तो गोया आपने अपनी पॉलिसी बदल दी। आपने इनको मेन चाइना मान लिया, दुनिया ने मान लिया, समझे? तो और डेंग शाओपिंग ने एक बहुत ही होशियार लाइन दी यहाँ के बारे में भी और हांगकांग के बारे में भी, कि वन नेशन टू सिस्टम्स। नेशन एक है, उसमें सिस्टम्स दो, यानी उसमें ये सिस्टम जो है, ये भी चीन में, और यहाँ के लोगों के लिए चीन का होना बहुत जरूरी है। अब उसमें जनाब अंदर जो पॉलिटिक्स है, उसके अंदर हम, अच्छा, डेमोक्रेसी एक जमाने में, बात से बात निकल गई, ये ये जो अपना हांगकांग का था, ये सिंगापुर का ली कुआन यू, बहुत ही समझदार, वो चीन को जैसा वो समझता था, उसका जवाब नहीं था। वो कहता था, देखो, ये हम लोगों की नस्ल में है पावर, ये हम सेंट्रलाइज पावर की आदत है, ये ये जो लिबरल वेस्टर्न वेस्टमिनिस्टर मॉडल डेमोक्रेसी, ये चीन में नहीं चल सकती, ये चीनियों में नहीं चल सकती। आपने इम्पोज कर दी वो ताइपे में। अब आप अपना गूगल करके निकाल लीजिए, आपको कितने क्लिपिंग्स मिल जाएंगे, वो आप दिखाइए कि कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, एक दूसरे की टाई नोच रहे हैं, पिटाई हो रही है, मारपीट हो रही है, बहुत, यानी उनकी खसलत
तबीयत डेमोक्रेटिक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि हमारी बहुत है, हमारे यहाँ भी तमिलनाडु कई स्टेट्स में ये मारपीट हो चुकी है, बल्कि पार्लियामेंट तक में हो चुकी है। लेकिन चीनी जो है वो इसमें बिल्कुल, अब वन चाइना, हम अमेरिका ये कह रहा है कि साहब हमारी पॉलिसी नहीं बदली, वन चाइना में हम बिलीव करते हैं। तो वन चाइना में आप बिलीव करते हैं तो आप यहाँ क्यों एक पलीता जगा रहे हैं? उनका कहना यह कि देखिए यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक अर्ज, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। एक पहलू तो ये है, और इसका दूसरा पहलू जो है वो बड़ा ही कंट्राइव्ड है। वन चाइना, देखिए माओ जे तुंग कई लॉन्ग मार्च ने ये रिपब्लिक ऑफ ताइवान को, जिसको पहले फॉर्मोसा कहते थे, वहां से इनको निकाल के यहां तक दौड़ा दिया था, ठीक है। लेकिन अभी तक दुनिया जो है वो वन चाइना का मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो ताइपे की सरकार है ये गोया अभी हमारी नजर में है, और ये एक जमाना आएगा इंशाअल्लाह ताला जबकि सारे दुनिया में जब डेमोक्रेसी होगी, जो कि ख्वाब है अमेरिकियों का, तो चीन में भी हो जाएगी। यानी एक कंसेप्चुअल गोगली है ये कि वन चाइना, अभी यहाँ डेमोक्रेसी है, उसकी मदद कर रहे हैं। दूसरा, वन चाइना का मतलब ये भी है वो चाइना जिसको कि ये कंट्रोल करता। तो ये दांव पेंच यहाँ चल रहे हैं इनके। देखिए अगली दफा हमें और आपको ये देखना है कि हमारे बिल्कुल बगल में, हमारे नीचे ये झगड़े श्रीलंका में किस तरीके से जेस्टेट कर रहे हैं, ये तय कर लीजिए और अपनी ऑडियंस को तैयार कर लीजिए। अगली दफा हम और आप, क्योंकि वो बहुत अहम है, उसमें चीन भी है, अमेरिका भी है, हिंदुस्तान भी है, और हिंदुस्तान गुलेल में फंसा हुआ है। क्वाड के जरिए वो अमेरिका का है, लेकिन यहाँ पे वो इसकी अपनी नेबरहुड पॉलिसी में श्रीलंका उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आना चाहिए। तो ये ऊपर के अमेरिका ऊपर ये तय करना है अभी इन्हें, और इसके ऊपर यहाँ डिबेट होगा। और चीन जो है वो अपना सर नीचे करके वो अपना बेल्ट एंड रोड पे लगा हुआ है। और इस पर आइंदा बात करेंगे। मुझे अंदाज है आपके पास भी वक्त कम है, और खास तौर पर जिस तरह से आपने श्रीलंका के बारे में कहा और उसके ताइवान के बारे में कि वो गुगली है, तकरीबन उसी तरह से मिडिल ईस्ट में टू नेशन, ये टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कही जाती थी, अब वो कही जानी खत्म हो गई। हो सकता है इसी तरह से ताइवान वाला मामला भी आगे बढ़े और ये डेमोक्रेसी की बात कहते कहते चीन पर हावी होने की बात हो। ये बहरहाल इंटरनेशनल अफेयर्स को जितना सईद नकवी साहब बहुत नजदीक से देखते हैं, समझते हैं, उससे हमें बहुत कुछ मालूमात होती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।